जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं चौधरी अनिल चौहान आशा करता हूं कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एनसीईआरटी 6th क्लास ज्योग्राफी कर रहे हैं। तो उसका आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, मानचित्र यानी कि मैप। चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है इस चैप्टर में। तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहला चैप्टर, सौरमंडल में पृथ्वी। दूसरा, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तीसरा, पृथ्वी की गतियां। और आज हम करेंगे फोर्थ, मानचित्र। तो चलिए, पिछले अध्याय में हमने क्या क्या देखा था। ग्लोब के बारे में हमने पढ़ा था। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं, उनके बारे में जाना था। उसके बाद में जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जब हम पूरी पृथ्वी का जब अध्ययन करते हैं तो क्या होता है, जो ग्लोब होता है वो सेम पृथ्वी जैसा दिखाई देता है हमें, तो इसलिए वो बहुत उपयोगी साबित होता है। लेकिन क्या कहा गया है, जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है आपको, यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। क्या कहा गया है कि जो ग्लोब है उसका प्रयोग हम पृथ्वी के पूरी तरह से अध्ययन करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक जगह का, जैसे किसी देश का, किसी राज्य का, किसी जिले का, किसी शहर का, किसी गांव का, किसी मोहल्ले का, अगर वो सब अगर चीजें हम जानना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए महत्वपूर्ण तब नहीं होता। उस मामले में हम क्या करते हैं, मानचित्रों का उपयोग करते हैं। और हमारा आज का चैप्टर भी क्या रहने वाला है, मानचित्र। तो मानचित्र से रिलेटेड आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, क्या क्या हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले मानचित्र, मानचित्र क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। एटलस किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर मानचित्र के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में मानचित्र के जो घटक होते हैं तीनों, उनके बारे में जानेंगे। फिर खाका हम किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। रेखाचित्र किसे कहते हैं उसके भी पढ़ेंगे। और रूढ़ प्रतीक चिन्ह जो होते हैं वो क्या होते हैं और उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मानचित्र से। तो मानचित्र जो है, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है। मानचित्र क्या होता है, जो पृथ्वी की सतह होती है या फिर इसका कोई एक पार्ट होता है, उसके पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर जो खींचा गया चित्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। मानचित्र जो है हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र के लिए क्या कहा गया है कि हमारी विभिन्न जरूरतें जो होती है उनके लिए आवश्यक होता है। जो मानचित्र होता है वो बहुत सारे क्षेत्रों को, कुछ तथ्यों को दर्शाता है। मानचित्र जो होता है वो एक बड़ी किताब की तरह भी हो सकता है। तो मानचित्र आपने देखे होंगे कि मानचित्र के ऊपर हर एक अलग अलग लोकेशन का भी आपको मिल जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है, मानचित्र ये आप देख लीजिए कि आपका जो मैप होता है वो आपका कैसा दिखाई देता है। तो ये आपका मैप है हमारे इंडिया का। तो देखेंगे आपकी इसके अंदर आपको सभी स्टेट दिखाई गए हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पे सारे स्टेट आप देख सकते हैं हमारे इंडिया के। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी क्या है, हमारे इंडिया के स्टेट्स हैं। उसके बारे में हम और देख लेते हैं मानचित्र के बारे में क्या कहा गया है। तो मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र जो होते हैं वो क्या है, हमारी अलग अलग जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। मानचित्र का आपने देखा है कि अलग अलग प्रकार के मानचित्र होते हैं। तो कुछ मानचित्र होते हैं वो किसी छोटे क्षेत्र को दर्शाते हैं और कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। उसके बाद में दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। तो दूसरे मानचित्र होते हैं उसमें एक बुक के आकार में हो सकते हैं, कि मान लो अभी तो आपने इंडिया का मैप देखा था रिसेंट, अभी पीछे मैंने आपको दिखाया एक फोटो में। लेकिन अगर आप पूरे इंडिया में उसके अलग अलग शहरों के बारे में, मोहल्लों के बारे में, जो गांव है उनके बारे में अगर आप मैप लेंगे तो वो एक मैप के ऊपर दिखाना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक बड़ी किताब के रूप में आपके सामने मानचित्र रख दिए जाते हैं। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ये बिल्कुल सही कहा गया है कि ग्लोब जो होता है वो बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, लेकिन उससे हमें हर एक जानकारी नहीं मिल सकती। लेकिन मानचित्र जो है उसमें हमें हर एक जानकारी मिल मिल जाती है। अब मान लो ग्लोब पर अगर आप देखते हैं इंडिया, तो इंडिया में क्या दिखा देगा आपको, मोस्ट स्टेट दिखा देगा, उनकी डिस्ट्रिक्ट दिखा देगा।
लेकिन हर एक चीज को ग्लोब के ऊपर नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए हम मानचित्रों का प्रयोग करते हैं और मानचित्र जो है वो ग्लोब की अपेक्षा बहुत ज्यादा जानकारी हमें प्रदान करते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो मानचित्र है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से प्रकार होते हैं मानचित्र के वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटलस की। पीछे हमने डिस्कस किया था, अभी एटलस का नाम सुना था आपने, तो एटलस का मतलब क्या होता है? मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। मानचित्र क्या होता है वो आपने पढ़ लिया पीछे, लेकिन एटलस हम किसे कहते हैं? तो एटलस जब आपके सामने एक बड़ी किताब के रूप में जो मैप होते हैं वो रख दिए जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं देसी भाषा में? उसी को हम एटलस कहते हैं। एटलस की बुक आप यूपीएससी एस्पिरेंट तो आपने देखी होगी एटलस की बुक। तो ऐसे मानचित्र जो एक बुक की फॉर्म में होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींचे गई मापों पर आधारित होता है। एटलस में आपने देखा होगा जो ऑक्सफोर्ड एटलस है वो बुक आपने देखी होगी कि उसमें विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित है। हर तरह के जो मानचित्र हैं आपको एटलस की बुक में देखने को मिल जाएंगे। किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन से रिलेटेड या फिर कोई फैक्ट्रियां से, अगर कोई सिटी के अंदर आप फैक्ट्रियों का अगर मैप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। अगर आप हाईवे का मैप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। अगर सिर्फ आप नदियों का देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। तो ये सभी क्या है आपके एटलस के अंदर दिखाई दिया जाते हैं। और इतने सारे मैप जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बन जाती है? एक बुक बन जाती है, और उसी बुक को हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, ये देख लीजिए आपको सामने डायग्राम में दिखाया गया है कि एटलस क्या होता है। तो ऐसे बुक की फॉर्म में आपके सामने जो मानचित्र रख दिए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मानचित्र के विभिन्न प्रकार। क्या करेंगे? मानचित्र के विभिन्न प्रकार की कौन कौन से जो है मानचित्र के प्रकार होते हैं, तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपका होता है भौतिक मानचित्र। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है आपका राजनीतिक मानचित्र। उसके बाद आपका आता है थीमेटिक मानचित्र। याद रखिएगा मानचित्र के जो प्रकार हैं वो मोस्टली ये तीन ही होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। ये कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार ये दिखाई देते हैं, चलो उनको भी हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले हम मानचित्र का प्रकार जो एक था भौतिक मानचित्र, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि भौतिक मानचित्र एक्चुअल में होते क्या है। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? भौतिक या फिर उचावच मानचित्र भी हम उनको कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो प्राकृतिक आकृतियां हैं, जो हमारे पर्वत हैं हमारे देश के अंदर, जो पठार हैं पृथ्वी के ऊपर, जो मैदान हैं, जो नदियां हैं, जो महासागर है, इन सभी को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं, या फिर हम उनको उचावच मानचित्र भी कह सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपको डायग्राम में दिखाता हूं कि भौतिक मानचित्र कैसे दिखाई देते हैं। तो देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये भौतिक मानचित्र होते हैं, क्योंकि इनके अंदर नदियां और जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो सभी भी दिखाई गई हैं, जो हिमालय वो भी दिखाए गए हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? भौतिक मानचित्र बोलते हैं, जिनसे हमें पर्वतों, पठारों, मैदानों, महासागरों इन सभी की जो जानकारी मिलती है उसी को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मानचित्र का दूसरा प्रकार हमारा कौन सा था, तो वो था राजनीतिक मानचित्र। तो देख लेते हैं राजनीतिक मानचित्र हम किसे कहते हैं। तो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। इसको कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। मानचित्र जिसमें आपके राज्य दिखाए गए हों, आपके जो नगर हैं उनको दिखाया गया हो, जो आपके शहर हैं उनको दिखाया गया हो, जो आपके गांव हैं उनको दिखाया गया हो, और विश्व के अंदर जितने भी देश हैं उन देशों के और उनके राज्यों के और उनकी सीमाओं के, कि कौन से देश के साथ कौन सी सीमाएं लगती है, उन सभी को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र जो है आपको वो कैसा दिखाई देता है, तो वो चलिए आपको दिखा देते हैं डायग्राम के थ्रू। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा इंडिया का है राजनीतिक मानचित्र। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको सभी स्टेट दिए गए हैं, उनकी डिस्ट्रिक्ट दी गई है, जो बाउंड्री है किस किस के साथ लगती है वो दी गई है। आसपास जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं वो सब आपको दिखाए गए हैं। जो महासागर हैं वो कौन कौन से लगते हैं वो भी इसमें आप साइड में देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक मानचित्र होते हैं उसमें राज्यों, नगरों, शहरों और गांव के और विश्व के जो विभिन्न देश हैं और उनके जो राज्य हैं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले चित्र को, मानचित्र को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं।
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मानचित्र का जो पार्ट नंबर 3 है, थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र हम किसे कहते हैं? तो कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। क्या कहा गया है कि कुछ मानचित्र जो होते हैं यानी जो मैप होते हैं वो हमें कुछ विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, और वो विशेष जानकारियां कौन कौन सी हो सकती हैं? सड़क मानचित्र हो गया आपका, वर्षा मानचित्र हो गया, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र आदि आदि। इस प्रकार के मानचित्र को ही हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। यानी कि आपकी जो सड़क है, हाईवेज हैं आपके इंडिया के अंदर, मान लो हमारे इंडिया में जो जो हाईवेज हैं उनको दिखाने वाला मानचित्र हो। वर्षा मानचित्र यानी कि कहाँ पर कितनी बारिश होती है उससे रिलेटेड दिखाने वाला हो। जो हमारे वन है इंडिया के अंदर, कहाँ पर कौन सा वन है, सिर्फ और सिर्फ उसमें वन दिखाए गए हों हमारे देश के, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो भी आपका थीमेटिक मानचित्र में आता है। फिर आपके उद्योग धंधे जो हैं इंडिया के अंदर लगा लो या किसी शहर के अंदर लगा लो, तो वो किसी राज्य के अंदर लगा लो, तो वो सभी क्या होते हैं? आपको ऐसी जो जानकारी हमें प्रदान करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र आपको कैसा दिखाई देता है, तो उसका हमने एक एग्जाम्पल लिया है, तो आप देख लीजिए। ये जो है ये आपका थीमेटिक मानचित्र है। ऐसे जो मानचित्र होते हैं जो किसी स्पेसिफिक उसके लिए बने होते हैं जानकारी के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। उसके बाद में आपको मानचित्र के घटक के बारे में पढ़ेंगे। तो मानचित्र के मुख्यतः 3 घटक हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका है दूरी। मानचित्र के 3 घटक हैं, उनमें सबसे पहला कौन सा? आपका दूरी। दूसरे नंबर पर आता है आपका दिशा, और तीसरे नंबर पर आता है आपका प्रतीक। ये 3 जो है वो प्रमुख घटक है मानचित्र के, दूरी, दिशा और प्रतीक। इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। अब इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि दूरी, दिशा और ये होती क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी की। तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जो ये क्या है? घटक है किसका? मानचित्र का। फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं कि आपके विद्यालय में आपके घर के बीच की दूरी मान लो 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका विपर्याय क्या होगा कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल जो है वो क्या करता है? आपको 5 किलोमीटर को दर्शाता है। आपका रेखा चित्र का जो पैमाना होगा वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर हो जाएगा, और इसी प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं दूरी की। ये देख लीजिए, आपके सामने डायग्राम दिया गया है स्क्रीन पे कि दूरी जो होती है वो कैसे होती है। कि स्कूल से मान लो कि आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, तो स्कूल से आपका पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस क्या होगा। ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी दूरी के अंदर कंसीडर की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका दिशा। तो दिशा के बारे में क्या कहा गया है कि मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। क्या कहा गया है कि मानचित्रों के ऊपर जो है दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। आप सभी ने देखा भी होगा कि जो हमारे मैप होते हैं उनके ऊपर हर एक के ऊपर ये तीर का निशान बना हुआ होता है, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? ऊ लिखा होता है। और ऊ का मतलब क्या होता है? वो उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। इसे हम क्या कह सकते हैं? उत्तर रेखा भी इसे कह सकते हैं। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम है। जो हमारी 4 प्रमुख दिशाएं वो कौन कौन सी हैं? तो वो हमारी 4 प्रमुख दिशाएं होंगी उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। जो हमारी ये 4 दिशाएं होती हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इसको हम क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। बीच की 4 दिशाएं और बच जाती हैं, और वो कौन कौन सी है? तो उत्तर पूर्व आपकी, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है और उत्तर पश्चिम है। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यानी कि आपकी 4 दिशाएं तो हैं, लेकिन उनके बीच में 4 दिशाएं और आपकी बच जाती हैं, और ये चारों दिशाएं आपको बहुत ज्यादा सहायता करती हैं किसी भी स्थान की सही स्थिति को पता लगाने में। उसके बाद में हम डायग्राम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको जो दिया गया है दिशा का डायग्राम दिया गया है, तो ये आपकी उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, ये आपकी 3-4 दिशाएं, आपकी ये 4 दिशाएं ये दी गई हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और उनके बीच की जो दिशाएं हैं वो भी आपको यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो इस प्रकार जो आपकी बीच की दिशाएं जो होती हैं, 4 तो आपकी मुख्य होती हैं 4 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन आपकी जो बीच की 4 दिशाएं होती हैं ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करती हैं किसमें? किसी भी स्थान की सही स्थिति को पता करने में। उसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मानचित्र का जो तीसरा घटक है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रतीक कहते हैं। तो किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है क्या? प्रतीक।
किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या फिर कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। तो वो क्या कहा गया है, प्रतीक का मतलब क्या होता है कि आपने मैप को कभी देखा होगा, जहाँ पर अगर भवन की अगर दिखाया होगा तो आपको घर की एक इमेज बनी हुई दिखाई देगी। अगर सड़क का होगा तो सड़क का छोटा मोटा आपको निशान दिखाई देगा। वो कैसे कैसे निशान दिखाई देते हैं, कौन कौन से बनाए गए हैं प्रतीक, वो हम आगे मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा दूंगा कि कौन कौन से प्रतीक जो हैं वो बनाए गए हैं, और मानचित्र में आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर वो आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये भवन है, ये सड़क है, ये पुल है, ये वृक्ष है, ये रेल की पटरियां हैं, यहाँ पर कुआं है, यहाँ पर स्कूल है। ये सारी चीजें आपको किसके द्वारा पता चलेंगी, प्रतीक के द्वारा, क्योंकि प्रतीक चिन्ह जो है उनके द्वारा मैप को समझना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज मानचित्र में भी नहीं दिखाई जाती, दिखाई जा सकती, और इसीलिए क्या किया जाता है, प्रतीक चिन्ह को नियुक्त किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेलवे लाइन। तो यहाँ पर आपको तीन रेलवे लाइन की पट्टियां दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले वाली आपकी बड़ी लाइन है, तो बीच वाली जो आपके वो मिड लाइन कहते हैं उसको, और लास्ट वाली जो है उसको क्या कहते हैं, हम रेलवे स्टेशन कहते हैं। फिर सेकंड आपकी सड़कें, जो पक्की सड़कें हैं उनके लिए ऐसा निशान दिखाई देगा, जो आपकी कच्ची सड़कें हैं उसके लिए ऐसा निशान दिखाई देगा। फिर आपकी सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य और जिला, ये तीन सीमाएं आपकी होती हैं। कौन कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला की आपकी जो है सीमाएं होती हैं। तो सबसे पहले इंडिकेट कर रही है ये आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। दूसरा आपकी राज्य सीमा को इंडिकेट करती है, उसके लिए ऐसी डॉट डॉट लाइन होती है। और फिर जिला के लिए सिर्फ सीधी लाइन होती है डॉट डॉट के साथ। फिर आपकी नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। अगर नदी आपको अगर मैप में देखनी हो तो ऐसा आपको अगर चिन्ह मिले तो समझ जाना कि ये नदी है। अगर ऐसा चिन्ह मिले ब्लैक तो आप समझ जाना कि ये कुआं है। ऐसा मिले तो समझ जाना तालाब है। ऐसा मिले तो समझ जाना नहर है। ये पुल के लिए होता है। इसी प्रकार मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, इन सब के लिए जो है क्या बनाए गए हैं, ये प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं, क्योंकि हर एक चीज को दिखाना आसान नहीं होता मैप के ऊपर, तो इसीलिए उनको प्रतीक चिन्हों के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पैमाने वाला मानचित्र। और पैमाने वाला मानचित्र हम किसे कहते हैं, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या फिर देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाना है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। फिर आता है आपका उसी के साथ रूढ़ प्रतीक। रूढ़ प्रतीक क्या होते हैं, मानचित्रों की विश्वव्यापी भाषा होती है। जो मानचित्र होते हैं उनकी जो है विश्वव्यापी भाषा होती है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में वो सेम लैंग्वेज होती है, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। जो पीछे आपने देखे थे, हमने जो घटक मानचित्र का देखा था, थर्ड नंबर पे प्रतीक, तो उसके बारे में ही कहा गया है कि ये जो आपके सामने जो इंडिकेट करने वाले जो चिन्ह दिखाई दे रहे थे, कहीं डॉट तो कहीं स्कूल के लिए आपको स्कूल का साइन मिल जाएगा, रोड के लिए आपको डॉट डॉट मिल जाएंगे, पानी के लिए आपको अलग से साइन दिया गया है। तो ये सारे हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रूढ़ प्रतीक कहते हैं। और इनको क्या है, अंतर्राष्ट्रीय इनकी सहमति है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये एक जैसे ही होते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रूट प्रतीक कहते हैं। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं रेखा चित्र और खाका हम किसे कहते हैं। तो रेखा चित्र क्या होता है आपका, रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय पर्यवेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। यानी कि क्या कहा गया है कि रेखा चित्र, मान लो कि अब आपके घर पे कोई गेस्ट आया, उसने पूछ लिया कि मेरे को कहीं लोकल में कोई, मान लो कि जाना है किसी शॉप के ऊपर या किसी मॉल में जाना है, तो आपसे पूछेगा कि मैं वहां पर जाना चाहता हूँ तो कैसे कैसे जाऊँ। तो आप घर पे बैठ के नहीं बना के देते पेन कॉपी से कि आप ऐसे चले जाना, फिर यहाँ से लेफ्ट ले लेना, यहाँ से राइट ले लेना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। फिर आपका खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। खाका हम किसे कहते हैं, कोई भी एक छोटा क्षेत्र होता है, उसका बड़े पैमाने पर अगर कोई भी हम रेखा चित्र अगर बनाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। एक बड़े पैमाने वाली मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे हम खाका कहते हैं। यानी कि हर एक चीज को जो मानचित्र में नहीं दिखाया जाता, अब आप कहते हैं कि मेरे कमरे की लंबाई और चौड़ाई, तो यार वो आपको करना पड़ेगा ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम खाका कहते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन जो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।